ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट जो है ये आपके दो बोन के बीच का रिलेशन बताता है कि वो बोन एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स बोलते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट ये इसी को क्या बोलते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट यूजुअली क्या करती है? मूव नहीं करती है। एग्जाम्पल, सूचर। अभी आपने पढ़ा था स्कल में कि स्कल में फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है, उसको हम सूचर बोलते हैं। लिखिए, समझ लीजिए, लिखने वाला समझ लीजिए। मैंने फिर बोला था आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, उस वाले ग्रुप में आप में से कोई जुड़ा नहीं हो तो अपना ही ग्रुप बना लीजिए, मैं उसी पे भेज दूँगा अलग से। बस एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें वीडियो सेंड कर दूँगा आपको। देखिए, फाइब्रस ज्वाइंट जो है ये स्कल में पाया जाता है। स्कल में आपने पढ़ा था सूचर्स। ठीक है, तीनों सूचर के नाम कौन कौन से हैं? कोरोनल, सैजाइटल एंड लैंगोइडल suture. Coronal suture present between the frontal and both parietal. Sagittal present between the both parietal and lambdoidal present between both parietal and occipital. सामने की तरफ फ्रंटल है, ये दो parietal है, इनके बीच में आपको बताया गया था यहाँ पे coronal suture होता है। ये साइड वाले जो ऊपर के साइड में दो बोन यहाँ पे हैं, तो इनके बीचों बीच एक बोन है, बोन का ज्वाइंट है, उसको हम suture बोलते हैं sagittal। और पीछे की तरफ ऑसिपिटल है और ये दोनों पैराइटल, तो इनके बीच में जो सूचर होगा वो होगा लैम्बोइडल। तो सूचर हो गया। इसके अलावा सूचर का एग्जांपल है सेंडेस्मोसिस। ये कहाँ पे अभी पढ़े थे आप रिसेंटली? बिटवीन द रेडियस एंड ulna, present all along the length of the radius and ulna. रेडियस और ulna के बीच में पाया जाता है, आपको बताया गया था। palm faces upward, palm faces downward, supination, pronation। ये क्यों हो पाता है? सेंडेस्मोसिस की वजह से हो पाता है। इसी को मैंने लिखवाया था मोस्ट मूवेबल इमूवेबल ज्वाइंट। कंफर्म? सेंडेस्मोसिस हो गया। फिर एक फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल है गम्फोसिस। ये कहाँ पे पाया जाता है? गम्फोसिस देखिए, आपका जॉ बोन जो होता है, जबड़े वाली हड्डी होती है, मैंडिबल या मैक्सिला, उसमें एल्वियोलर सॉकेट पाए जाते हैं। और आपका टूथ जो है इसके अंदर इनवेजिनेटेड होता है और टाइटली फिट होता है। इस कंडीशन को हम थीकोडोंट बोलते हैं। तो थीकोडोंट मैमल में पाया जाता है, जिसमें रूट डीपली इंसर्टेड होता है इनटू द जॉ बोन, जबड़े वाली हड्डी के अंदर फिक्स होता है। तो इसी को हम बोलते हैं गम्फोसिस, ज्वाइंट बिटवीन द टूथ एंड जॉ बोन, जबड़े वाली हड्डी होती है, एल्वियोलर सॉकेट। तो फाइब्रस में यही है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये इसी को हम एम्फीआर्थ्रोसिस बोलते हैं या फिर इम्परफेक्ट ज्वाइंट को। किसी को स्लाइटली मूवेबल भी बोलते हैं, मतलब इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, स्लाइटली मूवेबल। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एम्फीआर्थ्रोसिस कहलाता है या फिर इम्परफेक्ट कहलाता है या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहलाता है। प्रेजेंट
बिटवीन द, फॉर एग्जांपल sacroiliac joint, sacroiliac joint, sacrum यानी लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और इलियक बोन यहां से जुड़ता है तो sacroiliac joint होता है। तो इसमें मूवमेंट जो होता है वो कम होता है और एज बढ़ने के साथ और भी घटने लगता है। 60 साल के आदमी को ये डांस करने के लिए तो कर पाएगा, क्या करेगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका sacroiliac joint जो है वो मूव नहीं करता है। sacroiliac joint हो गया। इसके अलावा है वर्टिब्रल सिम्फाइसिस। वर्टिब्रल सिम्फाइसिस जो होता है ये वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। जैसे आपको बताया गया था ना, वो आपका वर्टिब्रल कॉलम 26 यूनिट से मिलकर के बनी हुई है। 7 इन द सर्वाइकल, 12 इन द थोरेसिक, 5 इन द लोअर सैक्रल और कॉर्डल। तो ये एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करती है ट्रांसवर्स प्रोसेस के द्वारा, तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल सिम्फाइसिस। तो ये भी इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, आप बहुत ज़्यादा मूव थोड़ी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड हो सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकते, तो ये लिमिटेड मूवमेंट। पहला है साइनोवियल जॉइंट, ये इसी को परफेक्ट देखिए। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट, ये इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट जॉइंट। ये मोबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के। इसमें होता क्या है, दो बोन्स पास पास आती हैं और एक दूसरे से आर्टिकुलेट करती हैं, तो उनको हम आर्टिकुलर बोन भी बोलते हैं, जो पास पास आती हैं। एक बोन का डिस्टल एंड होगा, दूसरे बोन का प्रॉक्सिमल एंड होगा, ये दोनों मिलकर के जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें बोन के किनारे, जैसे ये बोन है, इसके ऊपर की तरफ एक स्पॉन्जी नेचर का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, कार्टिलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, दैट इज सराउंडेड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर पाया जाता है लिगामेंट और टेंडन मसल भी जाता है। इसके क्लियर पाइए, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो आपका फ्रिक्शन होता है उसको कम से कम करता है। लार्ज साइज के जॉइंट होते हैं, जैसे हमारा नी जॉइंट, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है और सब के सब साइनोवियल जॉइंट। क्या है? साइनोवियल जॉइंट। इनके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका सीक्रेशन साइनोवियल मेम्ब्रेन करता है। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे हो सकता है कार्टिलेज घिस जाता है। तो जब कार्टिलेज घिस जाता है तो बोन आपस में टकराती हैं, और जैसे ही बोन टकराएंगे तो क्या होगा? पेन अपीयर होगा। कई सारे लोगों में ओल्ड एज में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे यूरिक एसिड
का मतलब होता है जॉइंट, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग। कहीं पे भी आइटिस टर्म आता है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। और एक्टोमी आता है, दैट मींस होता है सर्जिकल रिमूवल। ये सफिक्स लगता है। सफिक्स जानते हैं क्या होता है? जो नाम के बाद में लगता है सफिक्स बोलते हैं। जैसे टॉन्सिल में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अपेंडिक्स में बोलते हैं, अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाता है तो बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अभी जॉइंट में मैंने बताया आर्थराइटिस। आंख के ऊपर एक वेस्कुलर लेयर पाई जाती है कंजक्टाइवा, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो कंजक्टिवाइटिस। ब्रेन की लेयर होती है मेनिंजेस, मेनिंजाइटिस। हिपेटा यानी लीवर में स्वेलिंग आ जाती है तो हिपेटाइटिस। स्टमक में स्वेलिंग आ जाएगी तो गैस्ट्राइटिस। इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाएगी तो कोलाइटिस। तो सब में लास्ट में क्या लगा होगा? आइटिस यानी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। किसी भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को जब निकाल दिया जाता है तो उसमें एक्टोमी की वर्ड यूज किया जाता है, लास्ट में सफिक्स यूज किया जाता है। जैसे सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज एक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी ओफ्रेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी नेफ्रेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स अपेंडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल टॉन्सिलेक्टोमी। सब जगह देखिए ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट के टाइप में आता है बॉल एंड सॉकेट। क्या लगा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाएगा? शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट, तो यही हो गए। एक ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल के बीच में पाया जाएगा। फिर इसी साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है सैडल जॉइंट। या के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है। ये कार्पल रिस्ट बोन और ये मेटाकार्पल, तो इसके बीच में पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं पुअर टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है जितनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो मूव कर लेते हैं ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल होता है, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। तीसरा है हिंज जॉइंट, इसी का एग्जांपल होता है हिंज जॉइंट। कब्जा संधि बोलते हैं। ये सिंगल प्लेन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। इसको आप पीछे की तरफ ही तो फोल्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ थोड़ी। सिर्फ एक ही एंगुलर प्लेन में मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सिर्फ ओनली वन एंगुलर प्लेन, हिंज जॉइंट। तो एग्जांपल लिख लेंगे नी एंड एल्बो। फिर इसी में क्या आता है आपका ग्लाइडिंग। एक बोन दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाती है, मतलब चढ़ जाती है, स्लाइड कर जाती है, ग्लाइडिंग। ये कहाँ पे पाया जाएगा? बिटवीन द कार्पल्स, रिस्ट बोन में। आप ट्विस्ट करते हैं ना तो जरा ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, 8 बोन है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? शिफ्ट कर जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग। इसके अलावा है बिटवीन द टार्सस, जैसे ये कार्पल है, एंगल रीजन में क्या पाई जाती है? टार्सस। और क्लेविकल एंड मैनोब्रियम के बीच में भी यही ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। क्लेविकल एंड मैनोब्रियम, देखिए ये आपका क्लेविकल है और ये आपका मैनोब्रियम है, ये स्टर्नम का
तभी हम अपने शोल्डर को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर मूव नहीं करता तो हम इसको शिफ्ट नहीं करता। इसी का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाइवट। किसके बीच में पाया जाता है? एटलस और एक्सिस के बीच में। आपको बताया गया था कि ये मान लीजिए C2 है, क्या है, C2 है, इसको एक्सिस बोलते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस निकला हुआ होता है, इसको एटलस बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरा हो गया C1। C1 में सेंट्रम एब्सेंट होता है, खासियत इसकी होती है, इसके सेंट्रम एब्सेंट होता है, वहां पे एक कैविटी पाई जाती है, ओडेंड्रॉइड फोसा, क्योंकि इसमें ओडेंड्रॉइड प्रोसेस है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, ओडेंड्रॉइड फोसा, ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। और एटलस जो है इसके ऊपर हेड होता है, ये एटलस, ये हेड और ये है एक्सिस, फिट हो गया, ये ऐसे में। तो इसीलिए आप अपने हेड को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्सिस इज नोन एज नो। तो पाइवट जो है एग्जांपल हो जाएगा एटलस और एक्सिस, एटलेटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। और एक लास्ट में है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जॉइंट होता है, ये आपका पाया जाता है बिटवीन द कार्पल एंड रेडियस एंड अल्ना। कार्पल, रेडियस एंड अल्ना, ये एक्चुअली बाई डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ये हमारा प्लेट हो, तो हम अपने पाथ को नीचे की तरफ भी मोड़ सकते हैं और ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया, बाई डायरेक्शन, नीचे की तरफ, फिर बीच में, फिर ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है वो होता है इलिप्सॉइड। इसी का थोड़ा सा वीक टाइप होता है मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में। मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में, ये आपकी मेटाकार्पल हो गई और ये फर्स्ट फेलेंजेस हो गई, तो इसके बीच में भी पाया जाता है। आप इसको इधर कर ले रहे हैं तो कुछ हद तक जो है पीछे की तरफ भी क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसमें भी थोड़ा दिक्कत है। जैसे आप अपने मुट्ठी को बंद कर लें तो ये भी सीधी हो गई, इसको बंद कर लीजिए, ये भी सीधी हो गई, इसको बंद कर लीजिए, फिर जैसे ही राइट, जैसे बाकी को नहीं वैसे होगी। बोलिए, फर्स्ट कंप्लीट, एक, दूसरा, थर्ड, प्रोसेस करिए। जो लोग हारमोनियम या पियानो बजाते हैं उनका खुल जाए, क्योंकि वो फिंगर का एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज से करते रहते हैं, तो उनका हो जाए। हम लोग बस इसके बाद फ्रैक्चर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्चर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। यहाँ पे उसके पास 5 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। नाम है उनके ग्रीनिस्टिक, सिंपल, कंपाउंड, इवल्सिव एंड कम्युनिकेट फ्रैक्चर, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं।
देखिएगा फ्रैक्चर, देयर आर 5 टाइप ऑफ फ्रैक्चर, 5 तरह के फ्रैक्चर हैं। इसमें पहला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये यूजुअली छोटे बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में पाया जाता है, क्योंकि उनकी बोन जो है शुरू में कार्टिलेजिनस फॉर्म में होती है, धीरे धीरे ऑसिफाइड होती है, तब कन्वर्ट होती है बोन में, यानी उसका ऑसिफिकेशन होता है, कैल्शियम के फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। तो जब शुरुआत में जैसे कोई आप ग्रीन स्टिक ले लीजिए, हरी सी डंडी ले लीजिए, उसको बेंड कर दीजिए, तो वो 2 पार्ट में टूटता नहीं है, वहाँ पे क्रैक हो जाता है, निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके का कुछ फ्रैक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। छोटे बच्चों में होता है, चिल्ड्रन। नेक्स्ट है सिंपल। सिंपल फ्रैक्चर में देखिए क्या होता है, सिंपली बोन इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। हड्डी जो है 2 पार्ट में टूट जाती है और अपनी पोजीशन नहीं मेंटेन। सिंपल। कंपाउंड में क्या होता है, बोन इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस एंड एक्सपोज्ड, मसल को टियर करके बाहर आ जाती है, दिखाई देती है कि हड्डी टूट गई। कम्यूटेड, बोन इज ब्रोकन into more than 2 pieces and small pieces remains intact in between the large pieces। 2 से अधिक पार्ट में टूटेगा, लेकिन जो छोटी छोटी पीसेस होगी वो बड़ी पीसेस के बीच में। अरे गाड़ी गुजर रही है, उनका चूल्हा बना। अगला है convulsive, bone is broken into more than 2 pieces and small pieces remains scattered in between the ligament। खतरनाक है, 2 से अधिक पीसेस में टूटा हुआ है, तो कई बार एक्सीडेंटल केस में गाड़ी के साथ घसीटे हुए जा रहे हैं, तो यही छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो लिगामेंट में, मसल्स में जाकर के फंस गए हैं इधर। डॉक्टर खोज के निकलता है कि कहाँ पे। तो ये 5 हैं, ग्रीन स्टिक, सिंपल, कंपाउंड, कम्यूटेड एंड convulsive। यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम खत्म है। आइए डिजीजेस की बात कर लेते हैं। तो डिजीजेस की डिजीजेस रिलेटेड टू द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें एक डिजीज है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी होता है, जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसका कोई क्योर नहीं होता। इसी का एक एग्जांपल है क्या? ल्यूकीमिया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें आरएच फैक्टर की वजह से होता है। ल्यूकीमिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ब्लड कैंसर के केस में क्या होता है? WBC का काउंट बढ़ जाता है। नॉर्मल WBC का काउंट होना चाहिए, क्लिनिकल पैथोलॉजी का रिपोर्ट जब लेकर आया गया तो वहाँ पे नॉर्मल डेटा ये लिखा होता है। पढ़ाने के लिए हम पढ़ाते हैं 6000 से 8000 पर मिलीमीटर के लिए WBC का काउंट होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में ये नहीं है, जो आपको क्या मिल जाएगा 8000 to 11000 पर mm3। ये डेटा होता है। अब ये WBC बढ़ करके 1 लाख से ऊपर हो जाता है,
1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पर मिनट तक पहुंच जाता है। तो जिसको प्रोटेक्शन के लिए रखा था वही हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगे, फैगोसाइटाइज करने लगे, तो आप उसका कोई क्योर नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको दुश्मन का पता हो तो आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन का नहीं पता हो तो आप उन्हें लड़ नहीं सकते। ऑटो इम्यूनिटी में यही होता है। ये सोल्जर्स कहलाते हैं बॉडी। तो समझिए आपने अपने घर में आपने प्रोटेक्शन के लिए आपने गार्ड रखा था और गार्ड में ही आपको अगर किसी से दुश्मनी होगी तो उसे पता होगा ना, वो कहीं आसपास आपके यहाँ दिखेगा, आपके मोहल्ले में दिखेगा तो आप अलर्ट हो जाओगे। लेकिन फिर पता चला गार्ड ही उसी के भरोसे तो सो रहे थे, वही सुला के चला गया। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है इसी का एग्जांपल होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होती है, हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो फटीग एंड वीक हो जाती है और उनका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस। या यूजुअली हो सकता है कि वो बॉडी पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज। एक फिल्म स्टार मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनकी पलकें जो है आर्टिकुलर मसल होती है ना, तो उसमें यही डिजीज है। तो उनकी पलक जो है वो धीरे धीरे कहते हैं क्या आता है, उनको लगता है बीमारी आता नहीं, बल्कि जो धीरे धीरे उठा रहे हैं कोई अदा होता नहीं है, बीमारी है, धीरे धीरे उठा। एक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की कमी से होता है और ये भी नॉन क्योरेबल। इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। एक तो होते हैं बीएमडी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं, एक होते हैं डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी एंड डीएमडी। बीएमडी इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ बीएमडी। बीएमडी का हल्का फॉर्म क्या होता है, डीएमडी होता है। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई तो आपका मरना तय है। आप बेड पे पड़े रहिए, इंतजार करिए कि कब मरेंगे। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का क्योर नहीं कर सकता। वैसे इसका रेशियो बहुत कम है, 8-10 करोड़ में 1 आध लोगों को होता है, लेकिन जब होता है तो न्यूज वगैरह में सुनने के लिए आता है कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है। तो बेड पे पड़े पड़े आप इंतजार करिए, आपकी बॉडी की मसल्स जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट होती रहेंगी। सिर्फ बचेगा क्या, हड्डी और उसके ऊपर स्किन, बीच में कुछ रह नहीं जाएगा। तो जब मसल्स ही नहीं रहेंगी तो फिर वर्क कैसे होगा। तो धीरे धीरे इंतजार में 1-2 साल में मौत आना तय है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं। ऑस्टियो का मतलब है बोन, पोर का मतलब है छेद, यानी बोन के अंदर छोटे छोटे कैविटी बन जाती है। इसमें बोन जो है वो आपकी डिजॉल्व हो जाती है, तो इसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एडल्ट में देखने के लिए होता है। किस वजह से, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बॉडी में कैल्शियम मिलेगा कहाँ, बोन के अंदर मिलेगा। तो कहती है बस बोन से निकालो और ब्लड में कैल्शियम होगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपका जो क्लॉटिंग है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 4th क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो उसमें 4th क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो कैल्शियम होता है और साथ में
ये क्लॉटिंग फैक्टर के कन्वर्जन में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉटिंग डिले हो जाए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, टिटैनिक हो जाए। इस वजह से तो जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी को, ब्लड में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमारे बोन से कैल्शियम डिजॉल्व होने लगता है धीरे धीरे, और उसके अंदर क्या बनते हैं, पोर्स बन जाते हैं। तो यही कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ये यूजुअली फीमेल में कॉमन होता है आफ्टर द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र के बाद, जब उनमें मेनोपॉजल कंडीशन आ जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तो उस केस में उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, और ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से जो है उनके बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। बाकी इसके आगे की कहानी एडवर्टाइजमेंट वाले बता देते हैं, टीवी में ऐड आता है, वुमेन्स कैल्शियम सेंटर्स करके आता है, ये टैबलेट आप नहीं खाएंगे तो आपका ठीक होंगे, ऐसा कुछ है नहीं, आप अपने डाइट से भी कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। दूध खाइए, अंडा खाइए, मीट खाइए। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन का इतना सोर्स है कि बीमारी। वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन की दिक्कत है, पनीर और मशरूम, मेरे पड़ोसी के यहाँ बनेगा पनीर। नेक्स्ट देखेंगे टिटैनिक। नॉन वेजिटेरियन के साथ ऑप्शनल है भाई, कई सारे ऑप्शन हैं, मीट खा लेंगे, नहीं बकरे का तो नहीं, अंडा खा लें, अंडा नहीं तो ऑमलेट खा लें, कई सारे ऑप्शन हैं। वेजिटेरियन के लिए क्या है, प्रोटीन का सोर्स दाल कितना खाएं, प्रोटीन में मशरूम आ जाएगा, पनीर आ जाएगा। तो नॉन वेजिटेरियन के यहाँ होता है कि भाई चलो हफ्ते में मन किया तो एक बार बना के खा लीजिए। वेजिटेरियन के यहाँ जब तक कोई फंक्शन ना हो तब तक मशरूम और पनीर क्यों बने, पड़ोसी के यहाँ बनेगा। अगला है टिटैनिक। ये टिटैनिक डिजीज जो होता है, एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी ये बैक्टीरिया होता है। ये यूजुअली 40 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर पर एक्टिव होता है, और ये सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी। तो अगर बाई चांस इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है, हार्मफुल केमिकल सिक्रीट करता है, जो हमारी मसल्स को लॉक करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जॉ मसल्स को लॉक करता है, जबड़े वाली मसल जो है वो लॉक होना शुरू हो जाएगी, बोलना बंद। फिर धीरे धीरे ये अटैक करेगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स काम करना बंद, तो सांस लेना बंद। तो ये यूजुअली आप देखते होंगे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई स्कार हो जाता है, कट जाता है, चोट लग जाती है, तो लोग बोलते हैं क्या करिए, टिटैनस का इंजेक्शन सेटिवाइट आता है, उसको लगवा लीजिए। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एटीएस, क्या बोलते हैं, एटीएस, एंटी टिटैनस सिरप बोलते हैं, वही इंजेक्शन लगता है। इस पे बनी बनाई एंटीबॉडी होती है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है, और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। कई सारे ऐसे वैक्सीन आते हैं जो हमको इन्फेक्शन के बाद दिया जाता है, इन्फेक्शन से पहले नहीं। जैसे कई सारा बचपन में लगा होगा आपको, जैसे बीसीजी, बैसिलस कैल्विन एंड गुएरिन, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन होता है। एमएमआर, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटैनस। एक पोलियो का लगा होगा साग वैक्सीन, 0 डोज लगता है, 15 दिन में लगता है। ये है एंटी टिटैनस सिरप, तो ये डीपीटी में लगा था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटैनस के अगेंस्ट काम करता है। लेकिन इस जो एंटीबॉडी होती है उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो दोबारा कौन चांस ले, लगवा ही लो, 11 रुपये का इंजेक्शन आता है। और एक और लगता है एंटी रैबीज सीरम बोलते हैं, एंटी रैबीज सीरम, रैप्टो वायरस, स्टिड वायरस बोलते हैं। तो गली में कौन सा वायरस का आपके पास में रहेगा, कुत्ते वाला वायरस है,
वाइल्ड वैरायटी का कोई भी एनिमल, जंगली प्रजाति, सिर्फ कुत्ता ही नहीं, बंदर, बिल्ली, सियार कुछ भी काट लेगा तो उस केस में आपको यही इंजेक्शन दिया जाएगा। ये अभी तो 3 के कॉम्बिनेशन में आने लगा, 3 इंजेक्शन लगता है। इसके पहले 5 लगता था, हमने कंबाइन कर दिया, उसके पहले 14 लगता। कई लोग पालतू जानवर रखते हैं, ठीक है, तो उसको हर एक 4 या 6 महीने पर एक इंजेक्शन दिया जाए, ठीक है, रेबीज से बचने के। अगर पालतू जानवर रखते हो तो उसको 1 लगवा लीजिएगा, अदरवाइज खुद को 3 लगवा लीजिएगा अगर बाई चांस काट लिया। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये काटने के बाद ही लगता है। अब ये नहीं कि इंजेक्शन लगवा के गली के कुत्तों को उल्टा दौड़ा के मारना है या काट दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इंजेक्शन लगवा के। अरे एंटी रेबीज सीरम आपको तभी लगेगा। और एक और इंजेक्शन है एंटी वेनम। ये स्नेक या पॉइजनस इंसेक्ट के काटने के बाद दिया जाता है एंटी वेनम, क्योंकि उनके पॉइजन को हम वेनम बोलते हैं। उनके पॉइजन को क्या बोलते हैं? वेनम। तो उसको जहर को कम करने के लिए क्या देते हैं हम? एंटी वेनम। ये भी सांप काटेगा उसके बाद ही दिया जाए, पहले लगवा करके पकड़ने मत चाहिए, क्योंकि पॉइजन की भी कैटेगरी होती है। स्नेक जो पॉइजन रिलीज करता है उसमें हीमोलिटिक होता है, साइटोटॉक्सिक होता है और न्यूरोटॉक्सिक होता है, 3 तरह का। साइटोटॉक्सिक आपकी स्किन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगेगा, सड़ने लगेगी, आपकी स्किन जो है वो गिरने लगेगी, साइटोटॉक्सिक। एक होता है हीमोलिटिक, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा कि आप किसी को ब्रेक डाउन कर देगा या उनकी क्लम्पिंग कर देगा, टॉयलेट करने लगेगा, थक्का जमने लगेगा। एक होता है जो न्यूरल सिस्टम पर अटैक है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होता है। हमारे यहाँ कोबरा पाया जाता है भाई, उसका बायोलॉजिकल नेम भी बहुत अच्छा है। इसको देखने के बाद कोई ये नहीं कहता है कितना जाना है, तो इसका नाम होता है ना जाना। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई देखने के बाद कहता होगा कि ना जाना है। तो ये सभी ये सीरम जो होते हैं ये आपको हमेशा इन्फेक्शन के बाद दिए जाते हैं, और उसमें भी ARS एंटी रेबीज सीरम। अगर आपको रेबीज हो गया 100% डेथ कंफर्म है, रेबीज होने के बाद कोई डॉक्टर नहीं बचाते। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। टीटेनस हो गया, एक है आर्थराइटिस, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी, पेनफुल जॉइंट होगा। तो इसी में है एक आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये RH फैक्टर की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए RH फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। बता दीजिए। ब्लड में ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। एक्चुअली हमारे सिलेबस में जो ब्लड ग्रुप हैं वो 2 ब्लड ग्रुप हैं, एक है ABO और एक है RH, ठीक है। वैसे 38 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो उतना पढ़ना नहीं, हम लोग पढ़ना है तो ABO और सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया जा चुका है, जो लोग अटेंड किए होंगे समझे होंगे, जो नहीं अटेंड किए होंगे। एक होता है RH एंटीजन। एक्चुअली इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रीसस मकाला में बंदर, तो उसी के नाम पर रख दिया गया RH।
तो जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 80% लोग RH पॉजिटिव हैं और 20% RH नेगेटिव हैं। इंडिया में 97 to 98% RH पॉजिटिव हैं और 3% RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों की कमी। ये RH फैक्टर होता है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इसकी कमी से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो होता है ये किसी भी जॉइंट को जब अफेक्ट करता है तो उस जॉइंट से धीरे धीरे पूरे बॉडी में रेडिएट हो जाता है और बॉडी के सभी जॉइंट्स को क्या करता है, अटैक करता है और सारे जॉइंट्स में पेन होता है। जॉइंट बॉडी के सभी जॉइंट में क्या होता है, पेन होता है। रूमेटॉइड फैक्टर या इसी के लिए रिस्पांसिबल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। 5 मॉलिक्यूल एक साथ पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका 9,60,000 डाल्टन। अब इसी में एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में RH फैक्टर्स के लिए RH फैक्टर की कमी नहीं होती है, इसके लिए ये रिस्पांसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये ओल्ड एज में होता है ये, ठीक है। ओल्ड एज में ये हमारे लार्ज जॉइंट को अफेक्ट करता है, नी जॉइंट। और इसके केस में जो अभी आपने यहाँ पे बनाया था ना साइनोवियल में, जो बोन के किनारे पार्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, कट जाता है, तो इस वजह से कॉज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसी का तीसरा टाइप है गाउटी आर्थराइटिस। तो इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाएगा और इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल आ जाता है। जैसे अभी आपने जो जॉइंट पढ़ा हुआ था, ये दो जॉइंट हैं, बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल बन जाएंगे तो जब चलेंगे फिरेंगे तो धीरे धीरे कार्टिलेज क्या होता है, घिस जाता है और फिर वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जैसे ही आते हैं उसके बीच में तो क्या होता है, तुरंत दर्द होने लगता है जॉइंट्स। तो इन यूजुअली ऐसे लोगों को, जैसे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें दर्द हमेशा बना रहता है और इसमें गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, जब दिन भर चलते फिरते हैं, जब चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो है वो टूटने लगते हैं। फिर रात में सोएंगे, फिर सुबह जल्दी उठे नहीं। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस होता है। तो जैसे आप किसी भी ओल्ड पर्सन को देखते हैं, आप कुछ बोलते हैं कि अब उठ जाइए, तो उनको उठने में थोड़ा समय लगता है और आप बोलते हैं इतना धीरे धीरे। आपको लगता है कि जैसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है ऐसे उनकी भी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी नहीं, धीरे धीरे जॉइंट्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, स्लो हो जाता है। तो ये भी आपको आगे ही समझ में आए जब आप उसे ग्रुप में पहुंचे। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहीं पे खत्म।